हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान पा रहे हैं, आज से हम यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आज के लेसन के रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे आज से नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। हम आज यहाँ पर जिस लेसन को समझेंगे उसका नाम है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम बात कर रहे हैं आज कॉन्ट्रैक्ट की, आज के लेसन के रिगार्डिंग हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एंड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमने सबसे पहले यहाँ पर अभी बात करी है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट को कौन से सेक्शन में डिफाइन करा गया है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन एच के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करा गया है। अब हम बात करते हैं कि मैडम आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है वह कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, जिसे डिफाइन कहाँ करा गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन एच में डिफाइन करा गया है। अभी आपने यह जाना कि कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है उसको आपने यहाँ कह दिया मैडम वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है। तो अगर हमें इस बात को समझना है इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो इसके लिए हमें एसेंशियल देखने होंगे। इसके लिए हमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो एसेंशियल होते हैं उनको जानना ज़रूरी है, जो कि सेक्शन 10 में बताए गए हैं। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सेक्शन 10। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं, और अपनी परिभाषा जो हमने अभी रीड करी थी, डेफिनेशन जो अभी हमने रीड करी थी, एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, उसको और एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको इसके रिगार्डिंग समझना होगा। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी एसेंशियल तो होता है जनरल स्पीकिंग। पहले अगर हम बात करें टू पार्टीज़ का, सबसे पहले अगर हम बात करें टू पार्टीज़, और सिंपल तरीके से समझिए, जितना हो सकता है हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझाएंगे। जैसे कि ए और बी दो पार्टी हैं। ए के पास में एक कार है और ए इस कार को 2 लाख रुपए में बी को बेचना चाहता है। यहाँ पर जो ए है वो इस बी से कहता है, ए बी से कहता है, बी क्या आप यह कार खरीदना चाहते हैं। यहाँ पर ए जो है वो कौन है, पहली पार्टी ऑफरर। ऑफरर कौन होता है, ऑफर बनाने वाला। यहाँ पर ए जो है वो ऑफर क्यों बना रहा है, यहाँ पर ए ऑफर इसलिए बना रहा है ताकि उस बी की सहमति प्राप्त की जा सके। यहाँ पर बी कौन है, जिसके लिए ऑफर बनाया गया है, ऑफरी है। जब ए के द्वारा ऑफर बनाया गया और बी के द्वारा उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया, तब यह बन जाता है प्रॉमिस। चिंता मत करिए, आगे बहुत ज़्यादा जितने भी हम लेसन्स कवर करेंगे उन सब में यह बातें एक्सप्लेन होती चली जाएंगी। तो कहीं पर भी कंफ्यूज मत होइए, बस समझते चलिए आज बातों को। तो टू पार्टीज़ होनी चाहिए, ऑफरर और ऑफरी का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर रहे हैं और कौन कौन से एसेंशियल्स होने चाहिए इस संबंध में। फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। फ्री कंसेंट मतलब स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट, इसका मीनिंग क्या है, इसको और एक्सप्लेन करते हैं हम। जैसे कि जो दो पार्टीज़ हैं ये ए और बी, हमने अभी एग्जाम्पल रखा कि ए अपनी कार इस बी को
2 लाख रुपए में बेचने के लिए कहता है। ए अपनी कार इस बी को कहता है, क्या बी इसकी कार को 2 लाख में खरीदना चाहता है? ए बन गया ऑफर, बी बन गया ऑफरी। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, सेक्शन 10 के तहत जो भी एसेंशियल्स बताए गए हैं वो होने बेहद ज़रूरी हैं। अब अगर यहाँ पर यह पता चलता है कि यह जो बी है वो दबाव में आकर, किसी तरह के प्रेशर में आकर, किसी तरह के दबाव में आकर इस ए को अपनी सहमति दे रहा है, तो क्या आप यहाँ पर बी की सहमति को, बी की कंसेंट को फ्री कंसेंट में लेकर आएंगे? सेक्शन 10 क्या लेकर आएंगे आप उसकी कंसेंट को फ्री कंसेंट में? नहीं लेकर आएंगे आप। सेक्शन 10 के तहत यहाँ पर एसेंशियल बताए गए हैं, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसके तहत आपका यह पहला एसेंशियल आता है इसके रिगार्डिंग, इसमें फ्री कंसेंट का, जिसका पहला एसेंशियल आता है आपका यहाँ पर फ्री कंसेंट का। और अगर हम बात करें फ्री कंसेंट को भी एक्सप्लेन कहाँ करा गया है इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, तो फ्री कंसेंट को भी एक्सप्लेन करा गया है सेक्शन 14 के रिगार्डिंग। यस, अगर यह पता चलता है कि जो बी की सहमति है वह कोअर्जन पर डिपेंड करती है, अगर यह पता चलता है बी की जो सहमति है वह अनडू इन्फ्लुएंस पर डिपेंड करती है। चलो एक और एग्जाम्पल समझो इस बात में, फ्री कंसेंट को और क्लियर करो। ए है वो एक मास्टर की पोजीशन में है और बी उसके सर्वेंट की पोजीशन में है। यहाँ पर इस सर्वेंट के पास में एक 1,500 रुपये की एक साइकिल है। क्या है? सर्वेंट के पास में 1,500 रुपये की एक साइकिल है। अब यहाँ पर यह जो इसका मालिक है, यहाँ पर जो यह मास्टर है, यह मास्टर समझ में तो हमें भी आ रहा है, यह जो मास्टर है वो किस पोजीशन में है? वह डोमिनेट पोजीशन में है। वह कहीं ना कहीं सर्वेंट की विल को, उसकी इच्छा को इफेक्ट कर सकता है। यहाँ पर यह मास्टर इस सर्वेंट से कहता है कि वह उसकी जो 1,500 रुपये की साइकिल है उसे केवल 200 रुपये में खरीदना चाहता है। क्या बी बेचने को तैयार है? अब यहाँ पर तुम खुद सोचना, क्या यहाँ पर बी की तरफ से जो कंसेंट दी जा रही है, क्या वह कंसेंट फ्री कंसेंट में आएगी? नहीं आएगी, बल्कि यहाँ पर जो बी की कंसेंट है वह अनडू इन्फ्लुएंस से इफेक्टेड हो चुकी है। कहाँ चली गई बी की कंसेंट? बी की सहमति अनडू इन्फ्लुएंस से इफेक्टेड हो चुकी है। और जबकि हमने अभी आपको यही रीड करवाया था इसके अंतर्गत इसमें कि जो पार्टीज होती हैं उनकी सहमति, जो एग्रीमेंट की पार्टीज हैं उनकी सहमति हमेशा फ्री कंसेंट पर बेस होनी चाहिए। कोअर्सन, अनडू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक, यह सब कुछ उस कंसेंट में नहीं आना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि वह सहमति जो पार्टीज ने दी है वह सहमति फ्री कंसेंट के बेस पर दी है। और कोई भी एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कोई भी एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तभी बनेगा जब वहाँ पर सेक्शन 10 के सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे होंगे, जिसमें से पहला रिक्वायरमेंट था फ्री कंसेंट का होना। चलिए, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चिंता मत करिएगा, आगे और भी जितने भी जैसे जैसे लेसन आते जाएंगे हम इन सबको उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर कंप्लीट करते चलेंगे। यस, अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं। अब हम इसमें सेक्शन 10 के रिगार्डिंग फ्री कंसेंट हो चुकी है। पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना, पार्टीज का मीनिंग आपको समझ में आ ही चुका है। यस, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, पार्टीज का सक्षम होना बहुत आवश्यक है। इसका मीनिंग क्या है? पार्टीज का सक्षम होना, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं ए और बी, वही एग्जाम्पल रख रही हूँ कार वाला, कि ए अपनी कार 2 लाख में अभी बी को बेचना चाहता है,
तो भाई यहाँ पर जो बी की सहमति है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, या फिर यूँ कह लीजिए कि ए की तरफ से भी फ्री कंसेंट में आकर ही अपनी कार वह बी को बेचना चाहता है। अब सबसे पहली बात, अब का जो एसेंशियल है उस पर बात करते हैं, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज के रिगार्डिंग बात करते हैं। यह जो दोनों पार्टीज हैं एग्रीमेंट के रिगार्डिंग, यह जो दोनों पार्टीज हैं ऑफर और ऑफरी, इन दोनों को कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट होना चाहिए मतलब मेजर और साउंड माइंड होना चाहिए। भाई बहुत ज़रूरी है कि जो ऑफरर है, जो ऑफरी है, वह मेजर होना चाहिए, उसको वयस्क होना चाहिए। जो ऑफरर और ऑफरी हैं, जो पार्टीज़ हैं, उनको साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब उनको यह पता होना चाहिए कि एक्चुअली में वह कर क्या रहे हैं। नॉट डिस्क्वालीफाइड, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज के अंतर्गत और एक और पॉइंट आ जाएगा, नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी लॉ, उनको डिस्क्वालीफाइड भी नहीं होना चाहिए लॉ की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर ये तीनों पॉइंट एसेंशियल्स, अगर ये तीनों पॉइंट्स आ जाते हैं तो हम पार्टीज को कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज फॉर कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पार्टीज की कंसेंट फ्री कंसेंट होनी चाहिए, पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट होना चाहिए मतलब उन्हें मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, उन्हें लॉ की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाना चाहिए। चलिए अगले एसेंशियल की बात करते हैं अब हम। लॉफुल कंसीडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं लॉफुल कंसीडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट की। भाई आप जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उस एग्रीमेंट के तहत जो आपका कंसीडरेशन है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो भी लॉफुल होना चाहिए, तभी वहाँ पर वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में जाएगा। मतलब मैडम, मतलब हम समझाते हैं, जैसे कि ए और बी, वही एग्जाम्पल रखेंगे आज हम। ए कार बेचना चाहता है बी को 2 लाख रुपए में, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप यह बताइए बी के लिए कंसीडरेशन क्या है। सबसे पहले आप ये बताइए बी के लिए कंसीडरेशन क्या है, बी को बतौर कंसीडरेशन क्या मिल रहा है। ऑफकोर्सली बी को बतौर कंसीडरेशन कार मिलेगी। तो फिर ए के लिए कंसीडरेशन क्या है, ए को 2 लाख रुपए मिलेंगे। यह कंसीडरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज़रूरी यह होना चाहिए कि ये कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए। जिस ऑब्जेक्ट को लेकर पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है वह ऑब्जेक्ट उनका लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एक और इसमें एसेंशियल आ गया सेक्शन 10 के रिगार्डिंग ही। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल देकर समझा देती हूँ। ए है और बी है। यहाँ पर ए जो है वो बी से कहता है कि वो बी को 1 लाख रुपए देगा अगर बी कोई भी लॉफुल बिजनेस नहीं करेगा। ए कहता है वो बी को 1 लाख रुपए देगा अगर बी कोई भी लॉफुल बिजनेस नहीं करेगा। मतलब जो ए है वो एक तरह से बी को व्यापार करने से रोक रहा है। तो इस तरह का जो एग्रीमेंट ए और बी के बीच में है वो अपने आप में ही वॉइड है। और क्या लिख रहा है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। और आपका कोई भी एग्रीमेंट जो आप कर रहे हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में तभी जाएगा जब उसे एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो। जबकि जो प्रेजेंट एग्जाम्पल दिया मैंने आपको वहाँ पर बिल्कुल क्लियर कह दिया गया है इस संबंध में कि अगर कोई किसी को लॉफुल बिजनेस करने से रोकता है, फोरबिडन करता है, मना करता है उसे, तो फिर इस प्रकार का जो एग्रीमेंट है वो बिल्कुल अपने आप में वॉइड है। और इससे रिलेटेड सेक्शन बता देती हूँ जो प्रेजेंट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है।
वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 27 से रिलेट करता है। Every agreement by which anyone is restrained from exercise a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void। और वहाँ क्लियर इस बात को बताया गया है। अब हम यहाँ पर इस संबंध में कुछ अदर एसेंशियल्स भी देख लेते हैं। अदर्स एसेंशियल्स की बात करें तो मैंने आपको पहले ही टू पार्टीज जनरल स्पीकिंग ही बता दिया था। सबसे ज़रूरी यहाँ पर यह होता है कि जो एग्रीमेंट करा जा रहा है पार्टीज़ के द्वारा, वहाँ पर उसका पर्पस लीगल रिलेशन क्रिएट करने का होना चाहिए। वहाँ पर उसका पर्पस लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का होना आवश्यक होता है। जो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं वो सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन होना चाहिए मैडम, इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल समझ लो, ए और बी दो पार्टी हैं। यहाँ पर जो ए है वो एक शॉपकीपर है और वह काइंड्स ऑफ ऑयल सेल करता है। बी इसके पास जाता है और बी इससे ऑयल की डिमांड करता है। मैंने आपको शुरू में भी क्या लिखा है? एक काइंड्स ऑफ ऑयल बेचता है। क्या यहाँ पर बी ने उसे बताया कि उसे कौन से प्रकार का ऑयल खरीदना है? क्या यहाँ पर बी के द्वारा जो एक्ट किया गया है वो सर्टेन है? नो, इट इज़ नॉट सर्टेन। जबकि कोई भी एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तभी बनेगा जब वहाँ पर वह सर्टेनिटी होगी। इसको और एक और एग्जाम्पल से समझ लो। ए ने कहा कि वो अपनी कार बी को बेचना चाहता है, लेकिन उसने क्या कहा, 2 लाख में या फिर 3 लाख में। क्या यहाँ पर जो प्राइस मनी है, जो अमाउंट है, क्या वह सर्टेन है? क्या यह ए और बी के बीच में एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है? आप खुद तय कर लीजिए, क्या यह सर्टेनिटी है? यहाँ पर नहीं है। जबकि होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि ए ने कहा बी से कि वह उसे अपनी कार 2 लाख में बेचना चाहता है, यह सर्टेन है। पर ये वाला एग्जाम्पल सर्टेन नहीं है। आई थिंक आपको मीनिंग क्लियर हो गया है। और इसी का एक और पॉइंट आपका है, वो आप लिख लीजिए, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट पॉसिबल। भाई जिस बात को लेकर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं उस बात को परफॉर्म करेंगे तो ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए कि आप उसे परफॉर्म भी कर सकें। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, बात क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट एग्जाम्पल, ए कहता है कि वह अपना स्कूटर इस बी को बेचना चाहता है 75,000 रुपये में। ठीक है, बी कहता है हाँ वो एग्री करता है खरीदने के लिए। अब यहाँ पर यह बताइए ए की तरफ से क्या परफॉर्मेंस की जानी है? ए की तरफ से यह परफॉर्मेंस की जानी है कि स्कूटर की डिलीवरी ले जाकर बी को कर देनी है। और बी की तरफ से क्या परफॉर्मेंस की जानी है? बी की तरफ से 75,000 रुपये ले जाकर ए को ट्रांसफ़र कर देने हैं। भाई बहुत सिंपल है। यहाँ प्रेजेंट एग्जाम्पल में जो परफॉर्मेंस है दोनों पार्टीज़ की वह पॉसिबल है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और समझ लो। ए इस बी को 10 लाख रुपए देता है। ए इस बी को 10 लाख रुपए देता है। ठीक है भाई, क्यों दे रहा है 10 लाख रुपए? क्योंकि यह जो बी है इस ए के मरे हुए बेटे को दोबारा से जीवित करने को कहता है। ए ने कहा कि वह बी को 10 लाख देगा, इसके बदले में बी ए के मरे हुए बेटे को पुनः जीवित कर देगा। अब तुम खुद सोच लो, यहाँ पर ए की तरफ से तो परफॉर्मेंस हो सकती है, वो 10 लाख रुपए ले जाकर दे सकता है, लेकिन नियम क्या कहता है? नियम कहता है परफॉर्मेंस दोनों पार्टीज की तरफ से पॉसिबल होनी चाहिए। क्या इस वाले केस में बी की परफॉर्मेंस पॉसिबल है?
क्या यहाँ पर इनका यह एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है? खुद इस बात को तुम डिसाइड कर लो। तो चलो फिर आज इसी के साथ आज के लेसन में हमने क्या जान लिया? आज के लेसन में हमने कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग को और उससे रिलेटेड जो उसके एसेंशियल्स हैं उनके बारे में जान लिया है। और इसी के साथ फिर अपनी आज की क्लास हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और अगली क्लास में भी हम कॉन्ट्रैक्ट ही लेकर आएंगे और अब से हम पहले इसी की क्लासेस को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे।